brought to you by itel। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त के कुछ मौजूद सवाल यूं हैं। रूस यूक्रेन जंग कब तक चलेगी? इजराइल हमास में संघर्ष विराम कैसे होगा? सूडान के सिविल वॉर का भविष्य क्या है? और अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा? जंग की नियति का तो पता नहीं, मगर राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय है। 5 नवंबर 2024 को वोटिंग होने वाली है। टक्कर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच है। जब फाइनल वोटिंग होगी तब होगी, उससे पहले सेमीफाइनल का अखाड़ा तैयार है। इस अखाड़े का नाम है प्रेसिडेंशियल डिबेट। इसमें राष्ट्रपति चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार आपस में बहस करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, जनता को अपनी यूएसपी बताते हैं। जो जनता को जितना कन्विंस कर पाया उसके जीतने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। तो आज हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 सितंबर को दूसरा सेमीफाइनल यानी दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है। पहली डिबेट 27 जून को हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच। इसमें बाइडेन की कमजोरी खुलकर बाहर आ गई थी। ट्रंप ने एक तरफा अंदाज में बाइडेन को पटका था। इसी के बाद बाइडेन पर प्रेसिडेंशियल रेस से हटने का दबाव बढ़ा। आखिरकार जुलाई में उनको नाम वापस लेना पड़ा। इससे आप प्रेसिडेंशियल डिबेट की अहमियत समझ सकते हैं। खैर, रेस से हटने के बाद बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे किया। अगस्त में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में हैरिस के नाम पर मुहर लगी और अब हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार हैं। इसी नाते वो 10 सितंबर को ट्रंप से टक्कर लेने वाली है। तो आज के शो में हम जानेंगे 10 सितंबर की डिबेट में क्या खास है, पहली और दूसरी डिबेट के बीच क्या क्या हुआ और इस डिबेट का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी प्रेसिडेंशियल डिबेट की। पहले हमेशा की तरह बेसिक जान लेते हैं। 2024 की दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट 10 सितंबर को होने जा रही है। मेजबानी का अधिकार अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एबीसी न्यूज के पास है। उनके 2 एंकर डेविड मुइर और लिंसी डेविस डिबेट को मॉडरेट करेंगे। यह डिबेट एबीसी न्यूज पर रात 9 बजे लाइव प्रसारित की जाएगी। जब अमेरिका में डिबेट शुरू होगी तब भारत में 11 सितंबर को सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। अब इस डिबेट के नियम क्या क्या हैं, ये समझ लेते हैं। पहली डिबेट 27 जून को CNN पर हुई थी। इस बार भी नियम लगभग समान होंगे। पिछली डिबेट की तरह इस बार भी स्टूडियो में जनता नहीं होगी। कमला हैरिस मंच पर दाईं तरफ और ट्रंप बाईं तरफ खड़े होंगे। आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट ट्रंप का होगा। दोनों को पोडियम के पीछे खड़ा रहना होगा। उन्हें एक पानी की बोतल, एक कलम, एक पेपर पैड दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने साथ नोट्स लेकर नहीं आ सकते हैं। दोनों उम्मीदवारों को हर सवाल के जवाब के लिए 2 मिनट मिलेंगे। कोई अतिरिक्त जानकारी देने के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। डिबेट 90 मिनट तक चलेगी। इस दौरान 2 कमर्शियल ब्रेक्स होंगे। ट्रंप और हैरिस डिबेट के दौरान अपनी टीम से बात नहीं करेंगे, ब्रेक्स में भी नहीं। एक उम्मीदवार बोलेगा तो दूसरे का माइक म्यूट रखा जाएगा। दोनों उम्मीदवार एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हुई बेसिक बातें। अब समझते हैं कि पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट से अब तक क्या क्या बदला है। जैसा हमने पहले भी बताया, 27 जून को जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इसी साल की पहली डिबेट हुई। इस साल की पहली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप और बाइडेन 2020 के चुनाव में भी आमने सामने थे। उस समय दोनों के बीच 2 डिबेट हुई थी, 29 सितंबर और 7 अक्टूबर को। दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया था। डिबेट में विजेता घोषित करने का कोई नियम नहीं है। ये डिबेट्स आधिकारिक तौर पर चुनाव का हिस्सा भी नहीं है, मगर इस बात में दम जरूर है कि 2020 में बाइडेन ने ट्रंप को टक्कर दी थी और इसका असर चुनाव पर भी दिखा। वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। उससे पहले ही अमेरिका अगला राष्ट्रपति चुन लेगा। इसके लिए 5 नवंबर की तारीख तय है। खैर, 2023 के अंत में ही खबर आने लगी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन ही चुनाव लड़ेंगे। प्राइमरी चुनावों में भी उन्हें समर्थन मिला। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ने लगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आई, वैसे वैसे बाइडेन की उम्र पर सवाल उठने शुरू हुए। खराब फिटनेस उनके ऊपर हावी होती चली गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बाइडेन कई मौकों पर चीजें भूलते दिखे। भाषणों के दौरान उनकी जुबान लड़खड़ाई। कुछ उदाहरण देखिए। 8 मार्च 2021 बाइडेन को राष्ट्रपति बने 1.5 महीना ही हुआ था। व्हाइट हाउस में भाषण दे रहे थे। उसी बीच में रक्षा मंत्री का जिक्र आया, मगर वो उनका नाम भूल गए। मार्च 2022 बाइडेन पोलैंड में थे। वहां प्रेस के सामने बोले कि पुतिन को कुर्सी से उतार देना चाहिए। कहा गया कि बाइडेन तख्ता पलट के लिए उकसा रहे हैं।
बाद में व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी कि राष्ट्रपति का मतलब कुछ और था। सितंबर 2022 बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां इंडियाना स्टेट से आने वाली सांसद जैकी वालोस्की का नाम पुकारने लगे, जबकि 1 महीने पहले ही जैकी की मौत हो चुकी थी। फिर जून 2024 में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। बाइडेन के पास जवाब देने का अच्छा मौका था। वो आलोचनाओं को धता बता सकते थे, मगर एन मौके पर वो चूक गए। इस डिबेट के बाद बाइडेन की खूब छीछालेदर हुई। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उनसे रेस से हटने के लिए कहा, मगर बाइडेन नानुकुर करते रहे। फिर 11 जुलाई को एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से उनका रेस से हटना लगभग तय हो गया। अमेरिका में नेटो समिट चल रही थी। बाइडेन के पास माइक था। उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाना था, मगर उन्होंने पुतिन का नाम ले लिया और जब तक वो गलती सुधारते तब तक खेल हो चुका था। वीडियो देखिए। And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. आखिरकार 21 जुलाई को बाइडेन के नाम वापस लेने की घोषणा हो गई। बाइडेन ने रिप्लेसमेंट के तौर पर कमला हैरिस का नाम सुझाया। कुछ दिन के अंदर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी कमला के नाम पर हामी भर दी। 26 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कमला को अपना समर्थन दे दिया। उनकी गिनती डेमोक्रेटिक पार्टी के कद्दावर नेताओं में होती है। उनके समर्थन के बाद कमला की उम्मीदवारी तय मानी जा रही थी और वही हुआ भी। 19 अगस्त से 22 अगस्त तक शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन हुआ। इसमें कमला को आधिकारिक तौर पर पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। 27 अगस्त को ट्रंप कमला से डिबेट के लिए राजी हो गए। ये डिबेट पहले बाइडेन के साथ होने वाली थी एबीसी न्यूज पर, मगर ट्रंप एबीसी को लेकर बहुत सहज नहीं थे। वो बार बार नेटवर्क की बुराई कर रहे थे। राजी होने से कुछ दिन पहले ही बोले एबीसी सबसे पक्षपाती और घटिया न्यूज नेटवर्क है, चैनल को बंद कर देना चाहिए। 30 अगस्त को कमला और टिम वॉल्स ने उम्मीदवारी पक्की हो जाने के बाद सीएनएन को पहला इंटरव्यू दिया। टिम वॉल्स कमला के रनिंग मेट है, यानी अगर कमला जीती तो टिम उपराष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका में उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट्स के बीच भी डिबेट होती है। 1 अक्टूबर को सीबीएस न्यूज ये डिबेट करवा रहा है। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के टिम वॉल्स और रिपब्लिकन पार्टी की जेडी वॉन्स आमने सामने होंगे। कमला और ट्रंप की डिबेट क्यों खास है, अब ये समझते हैं। ये कमला की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट है। बाइडेन के हटने के बाद चुनाव की दिशा बदल चुकी है। पहले बाइडेन की उम्र सबसे बड़ा मुद्दा था, अब हर हफ्ते मुद्दे बदल रहे हैं। कमला कह रही हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता मिडिल क्लास होने वाला है। एक और बात, ये डिबेट पहले ही विवाद में घिर चुकी है, क्योंकि दोनों पार्टियां डिबेट के नियम पर कुछ दिन पहले तक सहमत नहीं थी। सबसे बड़ा मुद्दा म्यूटेड माइक का था। कैसे? बाइडेन और ट्रंप के डिबेट के समय डेमोक्रेट्स ने मांग की थी कि माइक को म्यूट रखा जाए। ऐसी मांग इसलिए रखी गई ताकि समय खत्म होने के बाद ट्रंप ना बोल सके और बाइडेन को अपनी बात पूरी रखने का मौका मिले। लेकिन जब कमला की बात आई तो उनकी पार्टी ने इस नियम को बदलने की मांग रखी। जानकारों का कहना है कि ऐसा करके डेमोक्रेट्स फायदा उठाना चाहते हैं। अगर म्यूट माइक नहीं रखा जाता तो ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक उन्हें टोकेंगे और इसका फायदा कमला को मिलेगा। लेकिन अंततः दोनों कैंडिडेट्स माइक म्यूट रखने के लिए राजी हो गए। अब कौन से मुद्दे हैं जो हावी रह सकते हैं इस डिबेट में, इसकी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन जानकार कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन, गर्भपात, यूक्रेन और गाजा में चल रही जंग जैसे मुद्दे इस डिबेट में हावी रहेंगे। साथ ही साथ कमला 2020 के चुनाव के बाद हुए दंगों पर भी ट्रंप को घेर सकती हैं। क्या इसके बाद दोनों उम्मीदवारों के बीच कोई और डिबेट होगी? अब तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा कि दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में क्या खास होने वाला है। कमला बनाम ट्रंप डिबेट से क्या उम्मीद की जानी चाहिए? तो देखिए, प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कैंपेन के लिहाज से। हमने देखा था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले प्रेसिडेंशियल डिबेट में एक तरफा परफॉर्मेंस देके जो बाइडेन को हटा दिया कैंडिडेसी से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस माना जा रहा है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोग इस डिबेट को देखेंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कमला हैरिस ने उनकी वेबसाइट पे अपने इश्यूज जो हैं, एक अभी तक ये था कि उनकी वेबसाइट पे इश्यूज नहीं थे कि वो उनकी पॉलिसी क्या है उसको लेके, थोड़ी देर पहले, कुछ 2 घंटे पहले ही उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपने इश्यूज डाले हैं 1 डे बिफोर द डिबेट, ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि उनकी जो पॉलिसीज हैं कितनी डिफरेंट होगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज
को लेके। तो द स्टेक्स आर वेरी हाई इन दिस डिबेट, और बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन के लिए, इंडिपेंडेंट वोटर्स के लिए जानना कि कमला हैरिस किस तरह से अपने पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचा पाती है। दूसरा, एक डोनाल्ड ट्रंप का ये 7वां प्रेसिडेंशियल डिबेट है। आज तक अमेरिकी इतिहास में कोई भी कैंडिडेट 7 बार प्रेसिडेंशियल डिबेट में नहीं गया है, और उनका मिक्स्ड रहा है रिव्यू आज तक। मुझे लगता है 7 में से करीब 3 या 4 डिबेट वो जीते हैं आसानी से। तो उनका एक जो तरीका है, ही इज नॉट पॉलिसी हैवी एट ऑल। उनका एक जो तरीका है वो कैमरे में क्या बोलना, किस तरह से जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं या उनका जो बेस है उनको कैसे राइल अप करना, आई थिंक उसमें उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो कमला हैरिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस डिबेट में, और वो अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो मुझे लगता है कि ये रेस जो है टाइट रहेगी, ये चुनाव जो है वो काफी क्लोज रहेगा। लेकिन अगर कमला हैरिस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है अगर डिबेट में, तो आप ये मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर राष्ट्रपति अमेरिका के बन जाएंगे। जब से कमला हैरिस ने बाइडेन को रिप्लेस किया है, ट्रंप की राह मुश्किल हो गई है। प्री इलेक्शन पोल्स में कमला कड़ी टक्कर दे रही हैं। उनके बीच 1-2% का ही अंतर दिखा। इस डिबेट में कौन बीज दिख रहा है? क्या ये डिबेट निर्णायक साबित हो सकती है? बिल्कुल निर्णायक होगी। मुझे लगता है कि दोनों दोनों कैंडिडेट्स ने अभी सिर्फ फिलहाल एक ही डिबेट के लिए एग्री किया है। उसके रीजन ये है कि जिसका भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा वो शायद चाहेगा कि लेट्स एंड इट है। जिसका परफॉर्मेंस शायद अच्छा ना हो वो चाहेगा एक और मौका मिले डिबेट का। तो निर्णायक तो बिल्कुल होगी। डोनाल्ड ट्रंप और जो पोलिंग की आप बात कर रहे थे, देखिए पोलिंग का उसमें ऑलवेज मार्जिन ऑफ एरर। जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, और अब कई पोलिंग अभी ऐसी आई है पिछले 2-3 दिनों में, नेट सिल्वर की बात कर लीजिए या न्यूयॉर्क टाइम्स के पोलिंग की बात कर लीजिए, उसमें कमला पिछड़ रही है। उनको जो पहले बम्प मिला था जब उनकी कैंडिडेसी अनाउंस हुई थी, जो हमेशा देखा गया है यूएस में होता है, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ट्रंप इज लीडिंग, स्पेशली अगर मिशिगन की आप बात करें, आप पेंसिल्वेनिया की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, उनमें ट्रंप आगे चल रहे हैं। और एज फार एज उनका जो आप जो वो बात कह रहे हैं कि क्या शायद कमला हैरिस मुझे लगता है बाइडन से ज्यादा अ, चुनौती दे पाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाइडन अटैक लाइंस जो थी जो बाइडन की वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे सही ढंग से। तो हमें एक कॉन्ट्रास्टिंग डिबेटर जरूर देखने को मिलेगा बिटवीन कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन देखिए वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने हिलरी क्लिंटन के साथ डिबेट करके ही मेड हर लुक शॉडी उस डिबेट में। तो मुझे लगता है कि ऑल आइज विल बी ऑन किस तरह से कमला हैरिस अपने आप को प्रेजेंट करती है। एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है जो हम देख रहे थे और जो हमें पता चला है कैंपेन सोर्सेस से, कि कमला हैरिस को एडवाइस किया गया कि आप ज्यादा अग्रेसिव टोन ना लें। दे डोंट वांट पीपल टू सी हर एज कि ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, और कहीं ना कहीं वेट करें कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी गलती करे। हिलरी क्लिंटन ने भी कल कहा कि कमला हैरिस को वेट करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को गलती करने का, रादर देन उसको उकसाने का। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में कौन-कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं? देखिए सबसे पहला मुद्दा होगा जो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत नियर एंड डियर है, वो है इकोनॉमी। वो इस इकोनॉमी की बात करेंगे, किस तरह से इन्फ्लेशन और इकोनॉमी ने अमेरिका को परेशान रखा है पिछले 2-3 सालों में, जब से प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और कमला हैरिस क्योंकि उनकी वाइस प्रेसिडेंट रही है, तो वो कोशिश करेंगी कि ये मुद्दा जो है उनसे जोड़ के वो लोगों को दिखाए कि देखिए वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, इंचार्ज थी, और उस पिछले 3-4 सालों में जिस तरह का इन्फ्लेशन और इकोनॉमी रही है, उसको अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के समय से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है। तो वो रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे वोटर्स को अबाउट इकोनॉमी। ओपन बॉर्डर्स की बात करेंगे, इमिग्रेशन की बात करेंगे। हमने देखा है कि अमेरिका में किस तरह से बहुत बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन का। तो डोनाल्ड ट्रंप उसकी बात जरूर करेंगे और ये दिखाए बताएंगे लोगों को कि जब वो राष्ट्रपति थे तो जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी वो कम हुई थी, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, और जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बन के आए तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है इलीगल लोगों की। तो आई थिंक वो जरूर डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे और फिर से वोटर्स को रिमाइंड करेंगे कि इस तरह की जो पॉलिसीज रही है जो बाइडन को कमला हैरिस की, उससे देश को नुकसान पहुंचा है। तीसरा मुद्दा जो कमला हैरिस चाहेगी जिसकी बात हो वो होगा अबॉर्शन एक्सेस। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी फ्लिप फ्लॉप किया है अबॉर्शन एक्सेस को लेके। कभी वो कहते हैं कि 6 वीक अबॉर्शन से सहमत है, कभी वो कहते हैं कि ये स्टेट्स ने डिसाइड करना चाहिए, कभी वो क्रेडिट लेते हैं रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न करने का, सुप्रीम कोर्ट पे अपने चहीते जजेस को बिठाने का जिन्होंने निर्णय लिया था। और कभी कभी वो कहते हैं कि हम देखेंगे हमें क्या करना है। तो आई थिंक ये जो अबॉर्शन एक्सेस की बात है ये काफी अच्छा पोल कर रही है कई बैटर ग्राउंड स्टेट्स में। तो कमला हैरिस चाहेगी उसका उसके बारे में बात हो। अपने फॉरेन पॉलिसी एक्सपीरियंस को शाउट करने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि कमला हैरिस के पास ज्यादा फॉरेन पॉलिसी एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी, प्रेसिडेंट नहीं थी।
और कहीं ना कहीं वो ये दुख जो हमेशा वो कहते हैं कि उनके समय में सब कुछ ग्रेट था, और रशिया ने इन्वेड नहीं किया था यूक्रेन को, और इसराइल और गाजा का वॉर नहीं हुआ था, और ये सारी चीजें बाइडेन की प्रेसिडेंसी में हुई, जबकि कमला हैरिस उस समय वाइस प्रेसिडेंट थी। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को लेके डिबेट होगी, और कमला हैरिस को उनके लिए आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हर वुड बी वो वोटर्स को ये रिमाइंड करे अबाउट अबॉर्शन एक्सेस, और जो उन्होंने अपना इकोनॉमिक एजेंडा जो थोड़े दिन पहले पब्लिश किया है उसके बारे में वो जरूर चर्चा करेंगी। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का वोटिंग पैटर्न पर कितना असर पड़ता है? दूसरे डिबेट से पहले आम लोगों के बीच माहौल कैसा है? देखिए बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली इंडिपेंडेंट वोटर्स को। देखिए ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती है यूजुअली, दिस इज अ वेरी, आई थिंक कोविड के बाद से थोड़ी चीजें चेंज हो गई है। उससे पहले ये होता था 2016 तक कि एक डिबेट होती थी सितंबर में, और दो बाकी की जो डिबेट्स होती थी वो अक्टूबर में होती थी। रीजन ये होता था कि सितंबर से ऐसा माना जाता है कि लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। हम जो पॉलिटिकल गलियारों में रहते हैं हम तो हमेशा ये चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन जो एक आम नागरिक होता है उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो लेबर डे वीकेंड के बाद शुरू होता है कि भाई हाँ कौन कैंडिडेट्स हैं, इनके मुद्दे क्या है, वो सारी चीजें। तो लोग बहुत क्लोजली वॉच करते हैं इन डिबेट्स को। तो जितना अट्रैक्शन हमने जून में देखा था पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन और ट्रम्प के बीच बीच में जो हुआ था, उससे ज्यादा इंटरेस्ट अब होगा। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमने देख लिया जून में जो डिबेट हुई थी किस किस तरह बाइडेन को अपनी प्रेसिडेंसी अपनी कैंडिडेसी छोड़नी पड़ी। अगर इस डिबेट में जो भी कैंडिडेट अच्छा कर जाता है, मुझे लगता है कि, और मैं ये फिर से कह रहा हूँ, मुझे लगता है जो भी कैंडिडेट अच्छा करेगा उसको हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों के पास दो ऐसे कैंडिडेट है। एक एक ऐसा इंडिविजुअल, ऑल्दो कन्विक्टेड क्रिमिनल और ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक प्रेसिडेंट सर्व कर चुका है। दूसरी एक ऐसी महिला जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, शायद हो सकता है अमेरिका की पहली फीमेल राष्ट्रपति बने, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत फाइट करना होगा। दिस इज दी शोकेस इवेंट। अगर उन्हें सपोर्टर्स लेने हैं, इंडिपेंडेंट वोटर्स लेने हैं, स्विंग वोटर्स लेने हैं, जो इन डिबेट्स को बहुत सीरियसली देखते हैं, अपना मन बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस विल बी वेरी कॉन्सिक्वेंशियल। और लोग, जितने जितने लोगों से मैंने बात की है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि किस तरह से डिबेट होती है। और तीसरा, आई थिंक इसमें एक रियलिटी टीवी शो वाला फैक्टर भी आ गया है, कि लोग मजे के लिए भी देखते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प जोक करते हैं, किस तरह से वो अपनी चीजें डिलीवर करते हैं, और ये उनका स्टाइल रहा है, उनकी एक शैली रही है। तो काफी लोग इसलिए भी देखते हैं कि मजा आएगा हमें देखने में कि किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों में, और मुझे लगता है कि बहुत क्लोजली वॉच होगा, स्पेशली जो फोकस ग्रुप्स है, स्ट्रैटेजिस्ट है, और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट वोटर्स है, उसे बहुत क्लोजली देखने वाले हैं। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी वेनेजुएला से है। वेनेजुएला के मुख्य विपक्षी नेता एडमेंडो गोंजालेस देश छोड़कर भाग गए हैं। उन्हें स्पेन में राजनीतिक शरण मिली है। गोंजालेस 28 जुलाई के बाद से छिप छिपाकर रह रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्पेन के दूतावास में शरण ली, फिर 7 सितंबर को उन्हें स्पेन जाने की परमिशन मिल गई। गोंजालेस कौन है और उनको अपने देश से क्यों भागना पड़ा? गोंजालेस 28 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार थे। वो 2013 से कुर्सी पर काबिज निकोलस मदुरो को चुनौती दे रहे थे। ओपिनियन पोल्स में उनकी जीत तय मानी जा रही थी, मगर नतीजों में मदुरो को जीत मिली। विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया, नतीजा मानने से इनकार कर दिया। गोंजालेस ने पब्लिक रैलियों में कहा कि असली विजेता मैं हूं। इसके कुछ समय बाद ही उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया। उन पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने और सरकार के खिलाफ साजिश रचने जैसे इल्जाम लगे। 3 बार पेशी के लिए बुलाया भी गया, मगर गोंजालेस जाने से बचते रहे। उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा था, और आखिरकार उन्होंने स्पेन से राजनीतिक शरण मांगी, जो उनको मिल भी गई। हालांकि खतरा गोंजालेस तक सीमित नहीं है। 6 और विपक्षी नेता अर्जेंटीना के दूतावास में छिपे हुए हैं। 6 सितंबर को वेनेजुएला की फौज ने कई घंटों तक अर्जेंटीना का दूतावास घेर कर रखा। अर्जेंटीना उन देशों में से है जिसने मदुरो की जीत पर सवाल उठाए थे। अर्जेंटीना के अलावा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी EU ने भी मदुरो को मान्यता नहीं दी है। 8 सितंबर को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गोंजालेस वेनेजुएला में लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद है। इन सब के बीच वेनेजुएला में हिंसक प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। अभी तक हिंसा में 23 लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। पुलिस ने 1100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें कई बच्चे भी हैं। तो आज का दुनियादारी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इन दोनों ही मसलों पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के शो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललित टॉक के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।